वेलकम क्लास। तो आप सभी का आज के ज्योमेट्री सेशन में स्वागत है। और पिछला जो हमारा वीडियो था प्रॉब्लम सेट थर्ड पे, वो था हमारा प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 12 पे, जिसमें हमने 12th प्रॉब्लम में प्रूव किया था द नो एनी 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर नॉन कोलिनियर। तो जो भी 3 पॉइंट सर्कल पे होंगे वो हमेशा नॉन कोलिनियर होते हैं। ये हमने प्रॉब्लम नंबर 12 में प्रूव किया था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो आपका प्रॉब्लम नंबर 13 है वो ओमिटेड सिलेबस पे है। इसके लिए हम यहाँ पे उस प्रॉब्लम को स्किप करते हुए आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्रॉब्लम नंबर 14 में आपको क्या क्या कहा गया है। सो हियर वी कैन सी हियर इज अ सर्कल विद सेंटर O इन व्हिच गिवन chord PQ congruent to chord RS। ये दोनों chords ऑफ सर्कल विद सेंटर O के chord इक्वल दिए गए हैं। नेक्स्ट angle POR equal to 70 degree and measure of arc RS equal to 80 degree. So we have to find out on the basis of this one measure of arc PR, next measure of arc QS and measure of arc QSR। तो ये तीन मेजर आपको फाइंड करने हैं। पहले आपको आर्क PR, उसके बाद आर्क आपको फाइंड करनी है QS और उसके बाद आपको आर्क फाइंड करनी है QSR। तो बहुत आसान है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे आपको बता दूं कि आर्क PR तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क आएगा बिकॉज द मेजर ऑफ आर्क इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो PR का मेजरमेंट 70 डिग्री आएगा। उसके बाद यहाँ पे आर्क chord RS congruent to chord PQ है, but we know that arcs correspond to congruent chords of a circle are congruent. So therefore we can write arc PQ congruent to arc RS. It means measure of arc PQ equal to also 80 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं QS, बट QS ये जो आर्क है इसका मेजरमेंट फाइंड करने के लिए आपको पूरे सर्कल के मेजरमेंट में से आर्क PQ, आर्क PR और आर्क RS की एडिशन माइनस करनी होगी। उसके बाद बाय एडिंग मेजर ऑफ आर्क QS एंड मेजर ऑफ आर्क RS वी विल गेट द मेजर ऑफ आर्क QSR। तो इस तरह से हम तीनों मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। तो पहले यहाँ पे आपको दिया है दैट इज एंगल POR equal to 70 degree. This is given. Therefore measure of arc PR is equal to measure of angle POR। और ये क्यों? by the definition of measure of arc। आर्क के मेजरमेंट का डेफिनेशन है दैट इज द मेजर ऑफ आर्क इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो therefore we can write measure of arc PQ equals to 70 degree। measure of arc PQ equal to measure of arc PR equal to 70 degree। अब आपको फाइंड करना है arc QS, लेकिन उसके पहले आपको ये दिखना होगा arc RS equal to arc PQ। नाउ chord हमें दिया है chord PQ congruent to chord RS। this is also given, but we know that arcs corresponding to congruent chords are equal। Therefore we can write arc, which one? We can write arc PQ congruent to arc RS। इसकी वजह से arc PQ congruent to arc RS आएगा, but it means that is measure of arc PQ equal to measure of arc RS। Why? Because the measure of an arc। और इसका रीजन ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजर भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट और इक्वल होगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट द मेजर ऑफ आर्क PQ इज आल्सो इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन। अब सेकंड आपको फाइंड करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ आर्क QS। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ मेजर ऑफ आर्क QS it is equal to 360 degree minus measure of arc, और इसको यहां पे लिखते हैं measure of arc QS it is equal to 360 degree minus measure of arc PQ plus measure of arc
measure of r rs plus measure of r that is pr, इन सब की एडिशन हमें 360 डिग्री से माइनस करनी पड़ेगी। अब इनको एक बड़े से ब्रैकेट में हम यहाँ पे डाल दें तो हमें समझ में आएगा। सो इट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट मेजर ऑफ r pq दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और इन सब की एडिशन हमारे पास आएगी 360 डिग्री माइनस 88 160 एंड 70 230 डिग्री। सो 360 minus 230 degree is the measure of RQS. Therefore, we can write measure of RQS it is equal to 130 degree. 130 degree ये आपका सेकंड सॉल्यूशन है। अब आपको फाइंड करना है what is the measure of RQSR. Now measure of RQSR it is equal to measure of RQS plus measure of RS, और why इसका रीजन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। Since why by the property of sum of arcs। तो आर्क के एडिशन की प्रॉपर्टी हमें पता है, if two arcs having only one point in common then the addition of the measures of those two arcs equal to the newly found arc. So it means that is it is equals to measure of RQS equal to 130 degree plus measure of arc RS it is equal to 80 degree। तो अब इनकी एडिशन होगी आपकी 210 डिग्री। therefore we can write measure of arc which one QSR it is equal to 210 degree। तो ये रहा आपका लास्ट सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे तीनों सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। आर्क PQ का मेजरमेंट मैंने फाइंड किया दैट इज 80 डिग्री, आर्क PR इक्वल टू 70 डिग्री इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, आर्क QS इक्वल टू 130 डिग्री एंड आर्क QSR इक्वल टू 210 डिग्री। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है वो ओमिटेड सिलेबस पे है, तो डायरेक्टली हम जंप करेंगे प्रॉब्लम नंबर 17 पे। चलिए नाउ इन द प्रॉब्लम नंबर 17 अब आपको ले चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 पे। तो 17 में हमको ये कहा गया है इन द फिगर EF पैरेलल टू GH दैट इज chord EF पैरेलल टू chord GH then prove that chord EG congruent to chord FH। तो आपको chord EG और chord FH जो है वो congruent बताने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं बता दूं। तो पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, ड्रॉ सेगमेंट GF। तो हम यहाँ पे अगर सेगमेंट GF ड्रॉ करें तो हमें दो पैरेलल लाइंस EF एंड GH की एक ट्रांसवर्सल मिलेगी। सो वी नो दैट if two lines are parallel then the pairs of alternate angles made by the transversal is equal। so EFG equal to angle FGH आएगा। these are the alternate angles made by the transversal। so let the statement number 1 but now angle EFG is the inscribed angle by the intercepted arc EG। so hence we can say that the measure of angle EFG is half of the measure of arc GE। तो उसके बाद EG similarly we get that angle FGH is also half of the measure of arc FH। but अब आपको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क GE इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क HF दोनों इक्वल है। इट मींस द आर्क्स आर इक्वल। but we know that we had proved the theorem that is what the chords corresponding to equal arcs of a circle are equal। तो इसका मतलब ये है chord EG congruent to chord FH because why? because the arc corresponding to the chords are equal। तो चलिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे that is now draw sec GF now EF parallel to GH and GF transversal therefore we can write angle EFG congruent to angle
HGF. Angle EFG congruent to angle HGF. Why? Alternate angles. Alternate angles. Get the statement number 1. Now next, अब इसके बाद but angle, next one, angle EFG is half of the measure of arc EG. Why? Angle EFG is half of measure of arc EG by inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem. Take the statement number 2. Also we have angle HGF is also equal to half of measure of arc HF. So again by inscribed angle theorem, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 3 कंसीडर करें। तो अब 1, 2 और 3 से हमें ये पता चलेगा angle EFG and HGF are half to the corresponding arc EG and arc HF, but these two angles are equal in the statement number 1. So hence we can say that from 1, 2 and 3 arc EG congruent to arc HF. Therefore we write from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, that is arc EG congruent to arc HF. Arc EG congruent to arc HF, but we know, but chords corresponding to the congruent arcs are also congruent, but chords corresponds to congruent arcs are congruent. Therefore we can say that that is chord EG congruent to chord HF. ये रहा आपका प्रूफ फॉर द प्रॉब्लम नंबर 17। अब इसके आगे प्रॉब्लम नंबर जो 18 है वो भी ओमिटेड सिलेबस पे है, तो अगला क्वेश्चन हम लेंगे प्रॉब्लम नंबर 19। So 19 problem देखिए आप। So in the question number 19, in the given figure we can observe here the two circles with center D and center C touches each other internally at point E. Next, the center of the larger circle, that is point D, lies on the inner circle. Next, the chord EB, which is the chord of larger circle, intersect the smaller circle or inner circle at point A. Then show that what is EA equal to AB. Segment EA equal to segment AB. ये आपको शो करना है कि EA equal to AB। तो किस तरह से करें? तो पहले इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि we have to draw segment D, segment C and segment AD। तो यहाँ पे हमें segment AD, segment D और segment CD को ज्वाइन करना पड़ेगा। इनको ज्वाइन करने के बाद हम ये कह सकते हैं बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल हमने देखा है, that is if two circles touch internally or externally, then the line passing through their center also connect the point of contact। तो वो point of contact से पास होगी, it means here center lies on the line passing through their centers। तो ये हमने थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल देखा है। इसका मतलब by the theorem of टचिंग सर्कल we can put E, C and D are the collinear points। But now if E, D and C are the collinear points, then DE will be the diameter of inner circle। Now if DE is the diameter of inner circle, then angle EAD, that will be the angle inscribed in the semicircle, and we know that the angle inscribed in the semicircle is a right angle। ये हमने पहले देखा। Angle inscribed in the semicircle is a right angle, so hence we can say that angle EAD equal to 90 degree, it means DA perpendicular to ED। But now EB is the chord of outer circle and DA perpendicular to the chord, and hence perpendicular drawn from center to chord bisect the chord, it means EA equal to AB। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करें। तो पहले ड्रॉ, यहाँ पे लिखिए ड्रॉ सेट D,
sec draw sec D, sec CD and sec AD। ये सब से सेगमेंट हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं बाय theorem of touching circle, theorem of touching circle, by theorem of touching circle, that is points E, C, E, C and D are collinear। ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से सेगमेंट D is diameter segment D is diameter of inner circle and therefore we can write, therefore angle EAB equal to 90 degree. Why? Angle inscribed in the semicircle. Angle inscribed in semicircle. Angle inscribed in semicircle. That is DA perpendicular to sec EB. DA perpendicular to sec EB. But we know, पर हमें पता है, we know perpendicular drawn from center to chord bisect the chord, therefore we can write, that is what, segment EA congruent to segment EB, segment EA congruent to segment EAB। so ये रहा आपका प्रूफ फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। तो अब इसके आगे का प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं।